और अब मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर चर्चा करेंगे। बारिश का दौर मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखा जा रहा है। 14 ऐसे जिले हैं जहां आने वाले समय के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र की तरफ से बारिश का अलर्ट अलग अलग जिलों को लेकर और आधे मध्य प्रदेश में मावठा के चलते ठिठुरन बढ़ी हुई है। कई जिले ऐसे जहां दिन भर कोहरा रहने के आसार हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा में बारिश के आसार। नर्मदापुरम, सागर, बैतूल, जबलपुर, ये तमाम वो जिले हम आपको बता रहे हैं जहां बारिश के आसार हैं और कुछ ऐसे भी जिले जहां पर बारिश शुरुआत से हो रही है। कटनी, मंडला, उमरिया, डिंडौरी में भी बारिश के आसार हैं। शहडोल, अनूपपुर में भी इसी प्रकार बारिश हो सकती है। तो ये अलग अलग जिले जहां पर मौजूदा स्थिति ये है कि बारिश कई जगह हो रही है, कई जगह मावठा गिरने के चलते ठिठुरन की स्थिति, सर्दी कुल मिलाकर बढ़ती हुई और सर्दी के सितम से अभी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश के मौसम के लिहाज से। कई जिलों में दिन भर कोहरा रहेगा। 14 जिले में अटैक शुरू हो चुका है। बारिश की संभावना कई जिलों के लिए। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में अभी राहत नहीं मिलेगी और बारिश के साथ साथ सर्दियों का मौसम, तो इसलिए ओलावृष्टि की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि शुरुआती दौर बारिश का जो कि फसलों के लिए बहुत ज्यादा ठीक माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है और कई ऐसे जिले जहां पर आसार इस बात के भी कि आने वाले समय में अभी राहत महसूस नहीं होगी। 14 जिलों में बारिश का अलर्ट, बारिश की संभावना अलग अलग जिलों के लिए खासतौर पर दिन भर कोहरा रहने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा है आधे जिले ऐसे भी हैं पूरे प्रदेश के जहां मावठा गिर रहा है पहले से ही और अभी भी इस बात की संभावना पूरी कि राहत आपको नहीं मिलने वाली है। ओलावृष्टि की भी संभावना कई जिलों के लिए जाहिर की गई है। तो 14 ऐसे जिले हैं बारिश का अलर्ट, जहां पर नर्मदापुरम संभाग जिनमें से एक है। भोपाल संभाग में आप लगातार बारिश देख ही रहे हैं और बारिश की संभावना शहडोल, अनूपपुर को लेकर भी। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां पर एक ऐसा राज्य जहां बारिश की संभावना है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को लेकर जानकारी भी क्या है वो सीधे हम अपने संवाददाता से जानेंगे। 4 हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। वासु चौरैया भोपाल को लेकर जानकारी देंगे, सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, आकाश शुक्ला हैं रायपुर की खबर पहुंचाएंगे, सुजीत शाह मनेन्द्रगढ़ को लेकर जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले भोपाल आपको लिए चलेंगे। वासु बताइएगा आज क्या स्थिति है? कल तो बारिश हो रही थी। अवंतिका, आज भी वैसी ही स्थिति है जिस तरह से कल तस्वीरें सामने आई थी। कल देर शाम से जो बारिश का दौर शुरू हुआ वो रुक रुक कर रात भर भी भोपाल और आसपास के कई इलाकों में जारी रहा है। बारिश हो अच्छी बात है, लेकिन आंधी तूफान ना चले और ओलावृष्टि ना हो। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर फसलों को बेहद नुकसान पहुंचता है और आम लोगों के लिए भी ये कहीं ना कहीं घातक होता है, खतरनाक होता है। मौसमी बीमारियां जो हैं वो इससे बढ़ती हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में बारिश हो जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि पारा जो है वो अचानक से नीचे गिरने लगता है। सर्द हवाएं उत्तर की ओर से जो आ रही हैं वो पहले ही परेशान कर रही थी, ऊपर से अगर बारिश भी हो जाती है तो ये और भी ज्यादा परेशानी का सबब जो है वो बनता हुआ फिलहाल मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिखाई दे रहा है। बीते 2-3 दिन की बात करें तो भोपाल में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि धूप नहीं निकल रही है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लोगों को ठंड से, ठिठुरन से 2-4 होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बात का अंदेशा जाहिर किया था कि कोहरे के आगोश में और बारिश के साथ नए साल का आगाज होगा और वैसा ही सूरत हाल जो है वो लगातार बना हुआ है। आने वाले कुछ दिनों तक और ऐसा ही मौसम बना रहेगा, यानी कि लोगों को फिलहाल अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है और इस तरह के मौसम से जूझना होगा। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति के त्योहार के बाद यानी कि 14-15 जनवरी के बाद से तापमान में धीरे धीरे इजाफा होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो सकता है और लोगों को कुछ हद तक ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन जब तक बेहद सतर्क सावधान रहना होगा। खासतौर पर बुजुर्ग, बच्चों को अपनी
सेहत का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ से अफेक्टेड हो जाते हैं, चाहे मौसमी बीमारियों की बात हो या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन की बात हो। इस सब के बीच हमने देखा कि कोविड के भी कुछ नए केसेस सामने आ रहे हैं और कोविड के जो प्राथमिक लक्षण होते हैं वो सर्दी खांसी जुकाम से ही जुड़े होते हैं, और सर्दी खांसी जुकाम जो है वो इसी मौसम के चलते कहीं ना कहीं ज़्यादा तेजी से अपने पैर पसारता है। तो ये सारी जो है वो चिंता की बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे तो इस सबसे बच सकते हैं। अवंतिका, स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न होता है और इसीलिए शायद लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चाएं भी होने लगी हैं। ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं। सुशील कौशिक आपको नजर आ रहे होंगे। सुशील, चूंकि संक्रांति का इंतजार किया जाता है राहत के लिए, तो राहत को लेकर सवाल पूछना तो बिल्कुल गलत होगा, लेकिन बताइएगा मौजूदा स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में फिलहाल लोगों को सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल में कश्मीर हिमाचल की जो बर्फीली हवाएं आ रही है उससे दिन में भी लगातार सर्दी बढ़ रही है। और ग्वालियर में अगर देखें तो नया साल का ये 5वां दिन है और आज लगातार 4 दिन से सूर्य के दर्शन नहीं हुए ग्वालियर चंबल अंचल में। और स्थिति ये है कि सीवियर कोल्ड डे लगातार होते जा रहे हैं, यानी कि सामान्य का तापमान जो है, दिन का अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 7.5 डिग्री से ज़्यादा नीचे चल रहा है। कल भी अगर देखें तो 14 डिग्री के आसपास दिन का अधिकतम तापमान रहा था, रात का तापमान 10 डिग्री के आसपास रहा था। तो अभी जो हालात बन रहे हैं उसमें यही है कि मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 24 घंटे में ग्वालियर चंबल अंचल में कहीं कहीं बारिश की संभावनाएं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 14 जनवरी तक इस कड़ाके की सर्दी से ग्वालियर चंबल अंचल को निजात नहीं मिलने वाली है। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के जानकार हैं उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों को इस कड़ाके की सर्दी में सुबह और रात के वक्त घर से ना निकलने की सलाह दी है। साथ ही मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि अगर ज़्यादा पाला पड़ता है तो किसान जो है अपनी फसलों को लेकर अवेयर रहे। तो निश्चित तौर पर 14 जनवरी तक ग्वालियर चंबल अंचल के लिए ठिठुरन वाली सर्दी रहेगी। इससे लोगों की परेशानियां तो होगी ही सही, अगर जैसा कि वासु ने बताया कि अगर तेज़ हवाओं के साथ ओलावृष्टि होती है तो फिर फसलों को भी जो है नुकसान की आशंकाएं बढ़ने लगेंगी। चलिए, अब ये देखने वाली बात कि आगे क्या कुछ फेस करना पड़ता है यहाँ किसानों को। अब छत्तीसगढ़ आपको सीधे लिए चलेंगे। आकाश आपको हमारे से नजर आ रहे होंगे। आकाश, बताइएगा मध्य प्रदेश से कोई अंतर है क्या, या इसी प्रकार की ठंड यहाँ भी? जी बिल्कुल, ठंड छत्तीसगढ़ में उस स्तर पे नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि ठंड लगातार बढ़ रही है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब सबसे कम न्यूनतम जो तापमान दर्ज किया गया है वो अंबिकापुर क्षेत्र में है, 12 के आसपास दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जो जिले अधिकतम तापमान जो है दुर्ग में देखा गया है। इसके साथ ही जो अस्पतालों में है, मौसम को लेके कई मरीज आ रहे हैं, फ्लू के केसेस आ रहे हैं, कोरोना से भी उसको जोड़कर देख सकते हैं। हालांकि जो चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि ये मौसम की वजह से है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देने की भी सलाह दी गई है। इसको लेकर सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश भी जारी किया गया है कि इस स्थिति को अस्पतालों में ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। और तापमान जो है पिछले 3 से 4 दिन में, अगले 3 से 4 दिन में तापमान कम होता ही नजर आएगा, यानी ठंड सीधे तौर पे बढ़ता छत्तीसगढ़ में नजर आने वाला है। जी ठीक है। और खासतौर पर जो पठारी क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़, वहां सबसे ज्यादा ठंड को लेकर जानकारियां सामने आती हैं। ठीक है, बने रहेगा आकाश हमारे साथ। मनेंद्रगढ़ अब आपको लिए चलेंगे। सुजीत हमारे से आपको नजर आ रहे होंगे। सुजीत, जंगली जानवरों के चलते तो चिंताएं होती ही हैं इधर मनेंद्रगढ़ में, लेकिन आप ये भी बताइएगा कि ठंड को लेकर क्या आप परेशानी महसूस कर रहे हैं या कोई राहत मिलती हुई नजर आती है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कहीं ठंड रहता है वो सरगुजा संभाग में रहता है। और सरगुजा संभाग के सभी 6 जिले ठंड से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। लोग सुबह से ही जो है कामगार होते हैं, छोटे कामगार होते हैं, मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, वह सुबह से ही अपने खेत में काम करने या मजदूरी करने के लिए निकलते हैं। ऐसे में पूरे जिले, अभी जो जिले में कोहरा छाया हुआ, कोहरे के आगोश में है पूरा जो जिला है। और लोगों को जो खासकर छोटे कामगार लोग हैं वो सुबह से जो निकल जाते हैं, 7-8 बजे से निकल जाते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो सड़कें हैं, सड़कों में कोहरे की वजह से जो आवाजाही कर रहे हैं, वाहन यातायात कर रहे हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कड़ाके की ठंड है, ऐसे में लोगों को गर्म कपड़े के अलावा अलाव का सहारा ले रहे हैं।
जिले भर में अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग, और खासकर किसान वर्ग के जो लोग हैं, धान की कटाई हो चुकी है और उनको संग्रहण करने के लिए और बिक्री करने के लिए लोग जो वहां तक पहुंचते हैं और सुबह से लेकर शाम तक कड़ाके की ठंड के बीच रहने मजबूर है। वहीं अभी पिछले 2 दिनों से लगातार जो है कोहरे के आगोश में पूरा संभाग है अभी, और ठंड जो है लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। किसी प्रकार की जनवरी जो है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कहते हैं कि ठंड जो है कम होता, लेकिन सरगुजा संभाग में इस वर्ष भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका सुजीत जानकारी के लिए। वासु, आकाश, सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर स्थिति हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे। आने वाले समय में ठंड बढ़ने के ये आसार नजर आते हैं। और आगे बढ़ते हुए दिल्ली का जिक्र करेंगे, जहां से एक नई ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या के लिए आज रवाना हुई है। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से सुबह 6:10 पर रवाना हुई। ये ट्रेन दिल्ली से अयोध्या लगभग 8.5 घंटे में आपको पहुंचा देगी और ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है। ये ट्रेन बुधवार के दिन नहीं चलेगी, लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को जो खास कार्यक्रम है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके लिए तैयारियां जोरों पर। ऐसे में यहां हर दिन श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं और इसी के चलते अयोध्या को पूरे देश से जोड़ने के लिए यातायात के तमाम साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस, दिल्ली से सीधे अयोध्या तक की कनेक्टिविटी 8.5 घंटे में। अगर आप दिल्ली से इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं तो आप अयोध्या 8.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये जो तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है भारत की हाई सेविंग स्पीड ट्रेन वंदे भारत। हाईटेक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन अयोध्या से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या के लिए शुरू हुई है। तमाम सुविधाएं हैं इसमें और ये अपने ट्रैक पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रफ्तार भरती है। ऐसे में दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से दिल्ली की दूरी अब कुछ ही घंटों में सीमित होकर रह गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ वंदे भारत। मैंने पहले सुना था, बट एक्सपीरियंस सो फार इज़ वेरी गुड। खासकर अयोध्या धाम के लिए जा रही, जो अयोध्या धाम के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छी है कनेक्टिविटी तो, क्योंकि पहले तो ये थी नहीं ट्रेन यहाँ पे और लोग का ट्रैवल टाइम ज़्यादा था। वंदे भारत से ट्रैवल टाइम थोड़ा सा कम हुआ है। मैं तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटी, ट्रेन बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा अच्छी और एक नई ट्रेन है बिल्कुल। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है जाने में और टिकट भी मिल गई तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी ट्रेन है। वैसे तो मैंने अपनी कार से जाना था, लेकिन एक तो कम समय और शाम को मुझे वापस भी आना है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी ट्रेन। श्योपुर का जिक्र करेंगे, जहां से एक अनोखा मामला सामने आया है। नल जल योजना में सुपरवाइजर की नौकरी कर रहे देवेंद्र शिवहरे, इनके नाम के एक युवक ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इसकी वजह से हड़कंप की स्थिति, लेकिन आप अगर कारण इसके पीछे जानेंगे तो वो भी हैरान कर देने वाला। युवक का कहना है कि उसे नींद लगते यमराज दिखाई दे रहे थे। इससे परेशान होकर युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। युवक को गंभीर हालत में राजस्थान के कोटा रेफर किया गया है। तो श्योपुर का जिक्र कर रहे हैं, जहां एक व्यक्ति को सपने में यमराज दिखाई दे रहे थे और उसी के चलते अगले दिन इस व्यक्ति ने जहर खा लिया। वजह पूछी गई तो सब लोग इस वजह को सुनकर भी हैरान रह गए। देवेंद्र शिवहरे नाम के युवक ने ये किया है। और अयोध्या के राजध्वज में कोविदार की निशानी अंकित हो रही है। राम मंदिर के लिए रीवा से 100 ध्वज भेजे जाने हैं और इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। ध्वज का प्रारूप 15 जनवरी के बाद शुभ मुहूर्त में भेजा जाने है। पाँच 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला को स्थापित किया जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अयोध्या को सजाया जा रहा है। भगवान राम और मां सीता से जुड़ी तमाम चीजों को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।
ऐसे में अयोध्या के श्री राम मंदिर में लगने वाले ध्वज को रीवा में तैयार किया जा रहा है, जिसका जिम्मा अयोध्या शोध संस्थान के दिल्ली में संयोजक ललित मिश्रा को सौंपा गया है। इस ध्वज में अयोध्या राज्य के ध्वज की पहचान कोविदार का पेड़ अंकित होगा, जिसे रीवा में तैयार किया जाएगा। राम मंदिर में लगाने के लिए 100 ध्वज तैयार कर भेजे जाएंगे। अब सवाल यह कि कोविदार को ही क्यों मिला है झंडे में स्थान। इस पेड़ का अपना एक महत्व है। कोविदार पेड़ की जानकारी वाल्मीकि रामायण में मिलती है। महाराणा प्रताप की तीसरी पीढ़ी में हुए महाराणा जगत सिंह ने रामायण की हर एक कहानी को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया, जिसमें से एक चित्र में ध्वज के साथ भरत का रथ दर्शाया गया। रावण से युद्ध के बाद कोविदार वाले झंडे से ही लक्ष्मण ने अयोध्या की सेना को पहचाना था। चित्रकूट की तरफ जब श्री राम से मिलने भरत आ रहे थे, तब सबसे पहले निषाद राज ने दूर से देखकर सेना को पहचाना था। कोविदार वृक्ष अयोध्या के राजध्वज में अंकित होता था। एक तरह से हम कहें तो यह कोविदार वृक्ष अयोध्या का राज वृक्ष है, जैसे वर्तमान में भारत में हमारा बरगद है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, उसी तरह से ये कोविदार राजवृक्ष हुआ करता था अयोध्या का। इसका महत्व है। और दुर्भाग्य से समय के साथ सनातन की परंपराओं में कोविदार विस्मृत हो गया, विलुप्त हो गया, उगता है लेकिन इसे लोग पहचानते नहीं है। इसमें कचनार के वृक्ष में मंदार का सार मिलाकर बनाया, तो इस तरह से ये सबसे पहला हमारा हाइब्रिड प्लांट हुआ विज्ञान की भाषा में। और त्रेता के अंत में भगवान राम हुए। तो इसी बीच अयोध्या ने, चूंकि इसमें शायद वैज्ञानिकता थी और वृक्ष बहुत उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, हर दृष्टि से उपयोगी है, तो इसे शायद अयोध्या के साम्राज्य ने इसलिए इसे अपने ध्वज का प्रतीक बनाया। अध्ययन के दौरान ध्वज के बारे में जानकारी मिली तो प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया गया और ट्रस्ट के साथ बैठकें भी हुई। इसके बाद तय हुआ कि सनातन काल में जो राज ध्वज अयोध्या का था, वही एक बार फिर श्री राम मंदिर में लगाया जाएगा। इस ध्वज में सूर्य का निशान भी रहेगा, क्योंकि सूर्यवंशी राजा श्री राम थे। ध्वज का प्रारूप हाल ही में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय को भेंट किया गया, जिस पर 5 लोगों की कमेटी गठित की गई। ये कमेटी अब तय करेगी कि ध्वज किस आकार का होगा और कहां-कहां पर लगाया जाएगा। मतलब साफ है कि रीवा में बना हुआ ध्वज अयोध्या के राम मंदिर में लहराएगा। रीवा से शिवेंद्र सिंह बघेल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।